फॉर एवर बुक हेवन में खुश आमदीद नावल माला जिसकी राइटर है निम्रा अहमद। उसकी ये 19वीं एपिसोड का छठा पार्ट है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को बगैर किसी देर के। लाइब्रेरी के रैक्स खामोशी से अपने अंदर बहुत सी दास्तानें समेटे खड़े थे। दाएं बाएं मेज़ें बिछी थी, टेबल लैंप्स जले थे और बहुत से झुके सर किताबों में गर्क थे। ऐसी ही एक मेज़ पे हिलाल बैठी थी। एक किताब खोले वो उंगलियां सफ़े पर लकीर दर लकीर फेरती जा रही थी। आंखें मेज़ पे किसी गैर मदई नुक्ते पे जमी थी। करीबी मेज़ पे उसका गार्ड कदर बेजार बैठा था, मोबाइल पे कोई गेम खेलते हुए। वो गाहे बगाहे निगाहें उठा के हिलाल को देख लेता, फिर वापस स्क्रीन पे झुक जाता। दफअतन गेम की स्क्रीन पे कॉल आने लगी। नाम देखकर गार्ड इश्तियाक से मुस्कुराया। एक नज़र हिलाल को देखा जो अपनी ब्रेली किताब में मसरूफ़ थी। गार्ड चुपचाप उठा और हैंड्स फ्री कानों में ठूंसता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चलो में खामोशी से सिरक गए। उंगलियों से मैं पढ़ते हुए हिलाल एकदम रुकी, चौंक के सर उठाया, चेहरा दाएं बाएं किया। देख नहीं सकती थी लेकिन महसूस कर सकती थी। कौन? उसने मध्यम सा पुकारा। कोई उसके साथ कुर्सी खींच के बैठ रहा था। उसका सांस थम गया, उंगलियां रुक गई। तुमसे मिलना कितना मुश्किल है हिलाल। वो आहिस्ता से पीछे होकर बैठी। क्यों मिलने आए हो मुझसे? हिलाल ने किताब बंद कर दी, टेक लगाए। अब वो सामने देख रही थी, चेहरा बिल्कुल सपाट था। क्योंकि तुमने मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की। वो खामोशी से निगाहें सामने जमाए बैठी रही। क्या तुम बदर के लिए मेरी मदद करोगी? हुडी वाला नौजवान उसकी तरफ झुका धीमी आवाज़ में पूछ रहा था। हिलाल के अबरू चौंकने वाले अंदाज में उठे। तुमने उसे क्यों अगवा किया है? उसकी आवाज़ हल्की थी। नौजवान ने शाने झुकाए। यूं ही उसकी आवाज़ में अफसोस धरा है। तुमने माला को तोड़ के रख दिया है। मुझे बस तुम्हारी तवज्जो चाहिए थी हिलाल। तुम बदर को वापस लेने के लिए मेरी मदद करोगी? हिलाल के अबरू ढीले हो गए, चेहरा उसी की तरफ स्पॉट हो गया। वो कुछ नहीं बोली और वो बोलता जा रहा था। हम दोस्त थे, याद है तुम्हें? मैंने तुम्हें माँ की सज़ा से बचाया करता था। तुम तब भी ज़िद्दी थी, अब भी हो, लेकिन मैं माँ जैसा नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ मिलकर काम करो। हफ्ते में एक दिन सिर्फ मुझे दे दिया करो। तुम्हारा गिफ्ट, तुम्हारी सलाहियत ज़ाया जा रही है। इसे दुरुस्त जगह इस्तेमाल होना चाहिए। हिलाल बर्फ़ का मुजस्मा बनी बैठी रही, लब एक दूसरे में पिबस्त रहे। आलियान बगौर उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अगर तुम हाँ कह दो तो मैं आज ही बदर को वापस कर दूंगा। गुस्सा, वो आंखें दूर किसी बुक रैक पे जमाए हुए थी। तुम्हारे अंदर गुस्सा भरा है, इंतकाम। तुम अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हो, तुम माफ़ नहीं कर सकते। तुम्हें बदला चाहिए। आलियान की गर्दन में गिल्टी सी उभर के मासूम हुई। फिर वो फीका सा मुस्कुराया। भला आखिर तुम मुझे पढ़ने लग गई हो। एहतियात से दाखिली सिमत में देखा। गार्ड अभी वापस नहीं आया था। तुम्हारे अंदर रोशनी कम है और अंधेरा ज़्यादा। वो अंधेरा तुम्हें निगल लेगा आलियान। और रहा बदर, तो वो वापस आ जाएगा। हम दोनों साथ बड़े होंगे। आलियान चल हमें जब से उसे देखता रहा। मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। उसका लहजा बदल गया। जिस रोज़ ज़ियाद ने तुम्हें धक्का दिया था वो मैं था जो खिड़की से देख रहा था। वो मैं था जो तुम्हारे साथ एम्बुलेंस में अस्पताल गया था। क्या तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं करोगी? तुम गलत दरवाजे पे दस्तक दे रहे हो। उसने किताब वापस खोल ली। ये बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। उसने हुडी सर पे दुरुस्त की और एक तेज़ निगाह उस पर डाल के वहाँ से उठ गया। वो अंधेरे में महसूस कर सकती थी कि उसके इर्द गिर्द बहुत सी सुर्ख तवानाई कम हुई है। अब हर तरफ सुकून था, किसी खामोश झील जैसा। हिलाल की उंगलियां उभरे हुए लफ्ज़ों पे सतर बसतर चलने लगी। सारी रात सरियार में तूफ़ानी बारिश होती रही थी। बिजली कड़कती और बादल गरजते तो साथ खिड़कियां, दरवाजे भी लर्ज़ते। वो सुबह अपार्टमेंट बिल्डिंग से बाहर निकली तो मतला साफ, लेकिन ज़मीन गीली थी और हवा बर्फीली। माला को लग रहा था कि उसकी टोपी और भूरा कोट सर्दी रोकने में नाकाम है। उसे ज़्यादा गर्म कोट चाहिए था। वो सड़क अबूर करके साइड वॉक पे चलने लगी, जिसके साथ बोसफोरस बह रहा था। बहुत से लोग जॉगिंग या वॉक के लिए निकले हुए थे। पानी के किनारे रंग बिरंगी कश्तियाँ भी पड़ाव डाले हुए थी। रात को उसे ये अपने टेरेस से नज़र आती थी और उनमें कुमकुमे जले हुए होते थे। चंद कदम बाद वो एकदम ठहर गई। साइड वॉक पे नस्ब एक बेंच पर वो बैठा था, ट्राउज़र्स और गर्म स्पोर्ट्स जैकेट में मलबूस। वो सर झुकाए जॉगर्स के तस्मे बंद कर रहा था। ये यकीनन उसकी सुबह की रन का टाइम था। वो उससे मिलने की तवक्को नहीं कर रही थी। उसके ऊपर दरवाज़ा बंद करने के बाद से उसकी माहिर से मुलाकात नहीं हुई थी और कल वो ऑफिस भी नहीं गई थी। अपार्टमेंट की राहदारी में निकलने से पहले भी झांक लेती कि वो आसपास तो है नहीं है। इसलिए एक लम्हे के लिए तो समझ न आया कि क्या करे। जल्दी सीढ़ियों पे वापस घूमी और उल्टी सिमत में चलने लगी ताकि माला, उफ। माला ने आंखें ज़ोर से मींची, फिर गहरी सांस लेकर उसकी जानिब पलटी। माहिर सपाट चेहरे से उसे देखा। वो उठ के उसकी तरफ आ रहा था।
अब एक तरफ पानी था, दूसरी जानिब सड़क, और सामने माहिर फरीद। माथे पे बिखरे बाल पसीने से गीले थे और रंगत भागने के बायस गुलाबी हो रही थी। तुम नाराज़ हो मुझसे? कशमाला ने 2 दफ़ा पलकें झपकाई। मैं नाराज़ हूँ? जोर मैं डाला। तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। और कशमाला मुबीन ने जो 2 दिन से ये तय किया था कि अगर वो दिखाई दे गया तो उसके सामने वो खुद को मालिक फरीद की तरह रोबोट चेहरे वाली बना लेगी, बस काम की बात करेगी और कोई गिला शिकवा मुँह से नहीं निकालेगी, जैसे उसे फ़र्क ही नहीं पड़ा था। उसके सारे इरादे भग से उड़े और पानी में जा मिले। मैं तुम्हें अवॉइड कर रही हूँ या तुम मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो? वो एकदम इतनी ऊंची आवाज़ में बोली कि साथ चलते एक बूढ़े आदमी ने गर्दन मोड़ के तादीबी नज़रों से उसे घूरा था, मगर उसे परवाह नहीं थी। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि तुम मुझसे चाहते क्या हो। कभी तुम किसी दोस्त की तरह बन जाते हो और कभी बिल्कुल अजनबी। कितनी दफ़ा कहा है मैंने माहिर कि जब कोई बात हुआ करे तो बता दिया करो, कम्युनिकेट किया करो, लेकिन नहीं। उसने हाथ झाड़ने के अंदाज में मले। ये तुम्हारी पुरानी आदत है, तुम हमेशा बातें अधूरी छोड़ के चले जाते हो। वो लब भिंचे खामोशी से सुने गया। एक दिन तुम मेरे साथ मेरे बेटे की तलाश में निकलते हो, दूसरे दिन तुम यूँ जाहिर करते हो जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं हो, और मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि शायद मुझसे कुछ गलत हुआ है, मैंने किसी तरह तुम्हें ऑफेंड किया है। और इस सब में उसकी आंखें गुलाबी पानी से भरने लगी। इस सब में मेरा जहन मज़ीद स्ट्रेस का शिकार हो रहा है। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि मैं किस तनाव से गुजर रही हूँ? मेरा बेटा, उसने सीने पे उंगली से ज़ोर ज़ोर से दस्तक दी। मेरा बेटा मेरे पास नहीं है। कहाँ है मैं नहीं जानती, इसी शहर में है, मेरे करीब, मगर मैं उसे देख नहीं सकती, मिल नहीं सकती, उसको किसी भी खतरे से बचा नहीं सकती। मेरी सुबह उसकी तस्वीर देखकर होती है, मेरी रात उसके लिए रो के गुजरती है। मैं थक गई हूँ गहरी सांस से लेकर खुद को कंपोज कर करके। इस सब में अगर तुम मेरे साथ इस तरह का रवैया रखोगे तो मेरे लिए चीज़ें मुश्किल होंगी या आसान? माहिर की आंखों में बहुत सा मलाल उतरा। चलो मैं वो उसकी भीगी आंखों में देखता रहा। आई एम सॉरी। माला के तने असाब ढीले पड़ते गए। वो बहुत सा गुस्सा जो इतने दिन से अंदर लावे की तरह उबल रहा था, धीरे धीरे नीचे बैठता रहा। तुम मेरे साथ एक दफ़ा फिर वहीं कर रहे हो जो हमेशा करते थे, हालांकि हमने तय किया था नो फिल्टर नो जजमेंट। तुमने भी फिल्टर लगाया माला। उसकी आंखों और अल्फाज दोनों में शिकायत थी। वो चौंक गई, पलकें गीली थी, मगर उसने उन्हें रगड़ने के लिए हाथ नहीं उठाए। उस आलियान नामी लड़के ने तुम्हें कुछ और भी कहा था जो तुमने मुझे नहीं बताया। उसका सांस थम गया। मैंने बहुत सोचा कि वो तुमसे क्यों मिला। अगवाकार हमेशा तावान मांगता है। फिर मुझे तुम्हारा चेहरा याद आया। तुम झूठ बोलने में अच्छी नहीं हो। उसने कुछ ऐसा कहा था जो तुम बता नहीं सकती थी, इसलिए तुमने मुझसे छुपा लिया था। क्या? मैं नहीं जानता, और मैं इसे तुम्हारे चेहरे पे पढ़ भी नहीं सकता। कशमाला के होंठों पे जख्मी मुस्कुराहट उभरी। तुम तो कहते थे तुम हर एक को पढ़ सकते हो। तुम्हें नहीं पढ़ सकता। तुम मेरा ब्लाइंड स्पॉट हो माला। वक्त थम गया, सारी कायनात थम गई, समंदर का पानी भी, बगलों के पर भी, और सड़क पर गुजरता ट्रैफिक भी। वो उसे देखती रह गई। अपनी बात कह के माहिर ने चेहरा मोड़ लिया। अब वो उस सड़क को देख रहा था जिसके पार इमारत में उन दोनों के अपार्टमेंट्स थे। यहाँ हुआ था मेरा एक्सीडेंट। माहिर ने बाजू लंबा करके सड़क की तरफ इशारा किया। तुम्हारी और ज़ियाद की शादी से पहले एन इसी जगह पे ज़ियाद के भेजे आदमी ने मुझे टक्कर मारी थी। तब मैं तुम्हें मैसेज कर रहा था। वो अभी तक उसे देख रही थी, मलाल से, बेयकीनी से। वो इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कैसे कह सकता था? क्या लिख रहे थे तुम मुझे? वो ज़ख्मी सा हंसा। वो अब भी उसे देख नहीं रहा था। यही कि काश हम मुख्तलिफ हालात में मिले होते। वो उसे देख के रह गई। आंखों में फिर से पानी भरने लगा। वो इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कैसे कह सकता था? फिर माहिर ने कलाई पे बंधी घड़ी देखी। मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए तैयार होना है। वो आगे बढ़ा तो वो अपनी एड़ियों पे घूमी। तुम कहीं नहीं जा रहे माहिर फरीद, उसने ज़ोर से पुकारा। आवाज़ में दबा दबा गुस्सा था। वो वापस उसकी तरफ पलटा। तुम मुझसे बात किए बगैर ऐसे नहीं जा सकते। वो चल लम्बे उसे देखता रहा, थकान से, शिकिस्त से। फिर सर को खम दिया। एक शर्त पे। क्या? तुम मुझे बात करने के साथ नाश्ता भी करने दोगी? वो ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। वो भी कॉफ़ी की तलाश में ही बाहर निकली थी। माहिर शायद कहीं और से कॉफ़ी लेता था, क्योंकि जिस करीबी कॉफ़ी शॉप में वो उसे ले आई, उसके चेहरे से लगता था वो उसको पसंद नहीं आई थी। अलबत्ता उसने तबसरा नहीं किया। शॉप अंदर से गर्म थी, हीटर तेज़ चल रहे थे और रोस्ट हुए कॉफ़ी बीन्स की महक सारे में फैली थी। और तुम्हारे लिए अपना ऑर्डर बाहर सीता को बताने के बाद माहिर ने उसे देखा। वो दोनों साथ साथ काउंटर पर खड़े थे। वो सीने पे बाजू लपेटे खड़ी अपनी कॉफ़ी का ऑर्डर देने लगी। माहिर के साथ अब वो अपने पैसे मैं खुद दूंगी वाली बहस नहीं किया करती थी। माला ने शोकेस में
सजे डोनट पर उंगली रखी तो माहिर ने अफसोस से उसे देखा और फिर डोनट को, लेकिन जब ऑर्डर दिया तो दो डोनट्स का दिया। कशमाला मुबीन ने इस्तजाब से उबरू उठाए। तुम भी खाओगे? तुम तो नान खताई और कुकीज़ दोनों अधूरों छोड़ देते हो। वो सोगवारियत से मुस्कुरा दिया। बहुत कुछ याद आया था, खाऊंगा, और अपना ऑर्डर दोहराने लगा। बाहर सीता ने मुस्कुरा के ऑर्डर पंच किया। टैबलेट की स्क्रीन जिस करो उन दोनों की तरफ था, उस पर रकम उभरी। 535 लेरा। माहिर फरीद उसकी तरफ मुड़ा। तुम पैसे दे दोगी? कशमाला ने एक लम्हे के लिए नासमझी से उसे देखा। वॉलेट घर भूल गया हूँ, वापस कर दूंगा। वो संजीदा था। ऑफ कोर्स। वो जल्दी से संभली कोट की जेब से वॉलेट निकाला, जिप खोली और चंद नोट बाहर सीता को पकड़ाए। मैं अपार्टमेंट में जाते ही वापस कर दूंगा। कम ऑन माहिर, अब मैं तुमसे 535 लेरा वापस लूँगी। वो हंसती। कितनी दफ़ा माहिर ने हर चीज़ का बिल पे किया था, एक दफ़ा उसने कर दिया तो क्या हो गया। मुझे बातें क्लियर पसंद है माहिर, साफ और शफाफ। वो दोनों अब आमने सामने एक मेज़ के गिर्द बैठे थे। कॉफ़ी कप्स और डोनट्स दरमियान में रखे थे। माहिर का डोनट अभी तक पूरे पैकेट में था। उस शॉप में बहुत सी चीज़ें पूरे रंग की थी, जामनी कुछ भी ना था। मैं तुम्हें साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं दे रहा था, मैं अपने कुछ मसलों से गुजर रहा था। कप दोनों हाथों में पकड़े माहिर की गर्दन झुकी थी। तुम 100 चीज़ों से गुजरो, लेकिन इसकी सज़ा मुझे नहीं मिलनी चाहिए। तुम्हें इतना तो सोचना चाहिए कि मैं अपनी खुशी से यहाँ नहीं आई हूँ, वो कह रही थी, और वो गर्दन मोड़े अतराफ में देख रहा था। छत से लटकते बल्ब, दीवारों का इंटीरियर। तुम्हारा ख्वाब था बेकरी बनाना, और मेरे एक दस्तखत से वो ख्वाब छिन गया। वो बहुत पुरानी बात कर रहा था, शायद उसे नान खताई से याद आया था, शायद उसे कभी भूला ही नहीं था। इसमें तुम्हारा कसूर नहीं था, जानता हूँ। मैंने बिना देखे ओशन की डील पे साइन किए थे, और मेरी कंपनी इस डील का हिस्सा बन गई थी, जिसके तहत तुम्हारा रेस्टोरेंट बिका था और तुम जॉबलेस हो गई थी। मैंने गौर ही नहीं किया। उन दिनों में बहुत सी चीज़ों पे गौर नहीं करता था, क्योंकि मेरा जहन हर वक्त हिलाल की तलाश पे लगा रहता था, जैसे अब तुम्हारा जहन। उसने फिक्रा अधूरा छोड़ दिया, फिर उसकी तरफ देखा। तुम इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कैसे कह सकते हो माहिर? वो बेबसी और मलाल से उसे देख रही थी। माहिर ने जवाब नहीं दिया। वो उन्हीं सोगवार नज़रों से उसे देखे क्या। मुझे तुम्हारा ब्लाइंड स्पॉट नहीं होना चाहिए। तुम एक दूसरी औरत से शादी करने जा रहे हो, वो भी 2 हफ्ते बाद। माहिर ने तसही के लिए होंठ खोले, फिर सर झटक दिया। जानता हूँ, मगर मैंने तुम्हें कहा था माला, जिस लम्हे तुम मेरे ऑफिस में आई थी, कि अब हर चीज़ पेचीदा हो जाएगी। क्या इसमें मेरा कसूर है? माहिर ने सोगवार मुस्कुराहट से नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मेरा कसूर है। मैं तुमसे कभी मूव ऑन नहीं कर सका, उसने खुद को कहते सुना। मुझे लगा था मैं मूव ऑन कर जाऊंगा, लेकिन अब मैं थक गया हूँ। मैं ये आंख मचोली नहीं खेल सकता। मैं ज़ारा को भी हर्ट कर रहा हूँ, ये उसके साथ ज़्यादती है। मैंने तुम्हें अवॉइड करके भी देख लिया, मगर मैं क्या करूँ माला? उसे लगा माहिर की आंखों में पानी चमका। इट इज़ वट इट इज़। उसने जैसे बेबसी से कंधे उचकाए। वो भीगी आंखों से उसे देखे गई। मैंने कोशिश की अपना ध्यान बटाने की, माली के बारे में सोचने की, मगर अब मेरा दम घुटने लगा है। मैं थक गया हूँ, मैं क्या करूँ? मैं कभी माला जैसी लड़की से मिला ही नहीं ज़िंदगी में। मेरे इर्द गिर्द मौजूद लड़कियाँ, वो सब एक जैसी हैं। अब उनकी शक्लें भी मिलने लगी हैं। तलखी से हंस के सर झटका। मुझे मालूम था यही होगा। जब तुम मेरे ऑफिस में दाखिल हुई थी, मुझे मालूम था यही होगा। वो इसी तरह उसे देख रही थी। माहिर ने सर दाएं बाएं हिलाया। काश हम मुख्तलिफ हालात में मिले होते माला, लेकिन नहीं मिले। ओके। उसने कॉफ़ी कप नीचे रखा और जब बोली तो आवाज़ नरम मगर दो टोक थी। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में पेचीदगियाँ पैदा करने नहीं आई माहिर। मेरे लिए यहाँ आना आसान नहीं था। तुम्हें मेरी पोजीशन को भी समझना होगा। मैं तुम्हें कहीं बाहर बता चुकी हूँ, हमारे रास्ते अलग हैं। मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगी जो तुम्हारी ज़िंदगी को पेचीदा करे। मैं जानता हूँ, मगर तुम भूल जाते हो। इसलिए आज फिर से सुनो। मेरा एक बेटा है, मेरी एक ज़िंदगी है वैनकूवर में, वहाँ मेरा एक घर है। मैं यहाँ एक मुसाफिर हूँ, अपने बेटे को लेकर चली जाऊँगी। शायद इसके बाद हम जिंदगी में कभी ना मिले, शायद मिले तो किसी अजनबी की तरह, क्योंकि हमारे रास्ते अलग हैं। माहिर ने तकान से सर हिला दिया। यास्मीन या चंगेज़ ये बात कहते तो इतनी तकलीफ़ न होती जितनी उसके अल्फाज से हुई थी। मैं चाहती हूँ तुम मेरी तरफ से किसी भी गलत फहमी का शिकार न रहो। तुम्हारी ज़िंदगी में ज़ारा हो या ना हो, माला की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मैं इस वक्त एक शदीद ट्रॉमा से गुजर रही हूँ। मेरे अंदर किसी नई चीज़ के लिए जगह ही नहीं है। इसलिए मैं जितना वक्त यहाँ हूँ, तुम मेरे साथ आंख मचोली मत खेलो। जब ये मुमकिन ही नहीं है तो फिर भाग क्यों रहे हो? तुम मुझे एक दोस्त की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, ताकि अगर तुम्हें कुछ परेशान करे तो तुम मुझे कह सको और मैं इस बात को क्लियर कर सकूं। वो रुकी, फिर गहरी सांस ली। जैसे आलियान वाली बात। हाँ, उसने मुझे कुछ और भी बताया था। आई एम सॉरी मैंने तुमसे छुपाया, लेकिन वो मेरा राज नहीं था।
इसका ताल्लुक मालिक फरीद की बीमारी से था। मालिक की बीमारी उसके किसी जादू का नतीजा है? कहा ना, वो मेरा राज नहीं था। सच था या झूठ, मैंने इस राज को मालिक साहब के हवाले कर दिया। मैं अभी तुम्हें नहीं बताऊंगी, क्योंकि इस तरह मैं एक मुश्किल पोजीशन में आ जाऊंगी। क्या तुम मुझे मुश्किल में डालना चाहोगे? वो चल में सोचती निगाहों से उसे देखे गया। नहीं, फिर रुक के इजाफा किया। मैं मालिक से पूछ लूँगा। ये तुम्हारा और उनका मामला है, मैं इससे दूर रहना चाहती हूँ। उसने एक थकी हुई सांस खारिज की। आलियान चाहता था मैं वो राज दुनिया के सामने आशिकार कर दूँ। इसके बदले में वो बदर को छोड़ देगा। वो बुरी तरह चौंका। फिर मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसे तंगदो से अगवा किए बच्चे को कोई इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता है? तंगदो से अगवा किए बच्चे को? नहीं, वो ऐसे उसे नहीं छोड़ेगा। वो ब्लफ कर रहा था यकीनन। जानती हूँ। वो बहुत देर बाद मुस्कुराई, ऐसे कि आंखें भीगी हुई थी। वो चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर कलाई पर बंधी घड़ी देखी। अब मुझे वाकई ऑफिस के लिए तैयार होना है। तुम्हारे 535 लिरा उधार हैं, वापस करूँगा। वो बेख्तियार हंसती। अगर तुम मुझे मेरे 535 लिरा वापस नहीं करोगे तो मैं गरीब हो जाऊँगी। वो भी हंस दिया। वो हल्का फुल्का हो गया था। एक वज़न था जो कंधों से उतर गया था। माला वहीं बैठी रही और माहिर वापस अपार्टमेंट बिल्डिंग में आ गया। कॉफ़ी का डिस्पोजेबल कप और भूरे पेपर में लिपटा डोनट वो साथ लाया था। चौथे जूते उतार के लिविंग रूम तक आया ही था कि ठटक के रुका। सुजैन उसकी जानिब पुश्त किए चूल्हे के साथ कड़ी नाश्ता बना रही थी। माहिर ने पैर से डस्टबिन का लिवर दबाया। ढक्कन खुला। उसने कॉफ़ी कप समेत डाल दिया। ढक्कन बंद हुआ। ठक की आवाज़ पर सुजी पलटी। उसे देख के मुस्कुराई। गुड मॉर्निंग। वो जवाब दिए बिना आगे आया। फैज़ी आनम पेंट्री में खड़ी फल निकाल रही थी। उसने डोनट का लिफाफा उनके सामने रखा। खा लीजिएगा। और फिर फ्रिज की जानिब बढ़ गया। मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ, आपके लिए बनाऊँ? सोजी ने बहुत उम्मीद से पुकारा। भाई ने पलट के उसे देखा, फिर अपने हाथों को, फिर वापस उसे, और फिर फ्रिज की तरफ मुड़ गया। सोजी के चेहरे की जोत बुझ गई थी। अलबत्ता उसने दोबारा कोशिश की। मैं बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाती हूँ। मेरे पास 3 कॉफ़ी मशीन्स हैं। रखाई से कह के फ्रिज से चंद सब चीज़ें निकाल के काउंटर तक आया। सोजी घूम के उसके सामने आई। अब उन दोनों के दरमियान चिकन आइलैंड की स्याह ग्रेनाइट टॉप के सिवा कुछ न था। मैं ऐसा क्या करूं जो आप मुझे कबूल कर लेंगे? माहिर ने बेजारी से चेहरा उठाया। सीरियसली? इस वक्त घड़ी की तरफ इशारा किया। मैं अपनी सब्जियों और फलों को देखा। मैं ऐसा क्या करूं जो आप मेरे ऊपर एतबार करने लग जाएं? मैं अपनी सफाई दे देकर थक चुकी हूं। मैं बैरबल की ज़िंदगी में किसी एजेंडे के तहत नहीं आई। हमने एक दूसरे से मोहब्बत की शादी की है। माना कि गलती हुई, आपको बताना चाहिए था, एतमाद में लेना चाहिए था, लेकिन क्या करें, नहीं ले सके। सफ़र ऑफ द मोमेंट था। बस जो दिल ने चाहा वो कर डाला। मगर तब भी मुझे आपकी फ़िक्र थी, इसलिए परनिप साइन कर लिया कि कहीं आपको एतराज़ ना हो। क्या मैं आपको ऐसी औरत लगती हूँ जिसको रुपए पैसे की कमी है? माहिर सर झुकाए कटिंग बोर्ड पर सब्जियां काटता जा रहा था। ठक ठक ठक। बैरबल को लड़कियों की कमी नहीं है, न मुझे मर्दों की, लेकिन वो पहला आदमी है जिसने मुझे इज्जत दी, मुझे एहसास दिलाया कि आज के दौर में भी मर्दों में चिवलरी बाकी है, ऑनर बाकी है। उसके साथ ज़िंदगी खूबसूरत लगती है। कम अज़ कम मैं उसे कभी हर्ट नहीं करूँगी। मगर आप शायद कभी मेरा यकीन नहीं करेंगे। वह ब्लेंडर के जग में अपनी अला भला सब्जियां डाल रहा था। सोजी की आंखें भीगती गई। किसने आपको इतना हर्ट किया जो मोहब्बत से आपका एतबार उठ गया है और आपको हर औरत गोल्ड डिगर लगती है? माहिर के हाथ ब्लेंडर पर रुके। एक तेज़ निगाह उस पर डाली। फिर वापस ब्लेंडर का बटन दबाया। जू की आवाज़ सूजी की आवाज़ पे गालिब आ गई। जब शोर थमा तो उसने सुना वो कह रही थी, मैं ऐसा क्या करूं जो आप मुझे दिल से कबूल कर लें? सिर्फ एक काम। सूजी सांस रोक के उसे देखी गई। जब मैं किचन में आया करूं तो मुझे डिस्टर्ब ना किया करो। सूजी की आंख से आंसू टूट के गिरा और गाल पे फिसल गया। उसने सर हिला दिया, धीरे से नाश्ते का ट्रे उठाया और चुपचाप पलट गई। माहिर अपनी समूदी ग्लास में डाल के पलटा तो देखा फैज़ी खानम बहुत अफसोस से उसे देख रही थी। क्या? उसका शौहर अंदर बैठा सुन रहा है, इसीलिए वो अदाकारी कर रही थी। तल्खी से कहते हुए स्टूल खींचा और काउंटर पर मग रखा। फिर बैठने से पहले ट्राउज़र्स की जेब में मौजूद चीज़ें निकाल के काउंटर पर रखी। मोबाइल और वॉलेट जिसके अंदर से नोट और कार्ड झलक रहे थे। रात
रात के उस पहर समंदर की लहरों का शोर लकड़ी से बने घर के अंदर तक सुनाई देता था। अब्दुल मालिक फ़रीद का कमरा स्याह सफ़ेद रंगों से सजा था। लकड़ी के फर्श पर खिड़की के साथ आराम कुर्सी पर शॉल लपेटे बैठे वो गुमसुम से शीशे के बाहर देख रहे थे। सामने एक खाली कुर्सी रखी थी, जैसे किसी की मुंतज़िर हो। दफ़तन दरवाज़ा खुला, ठक 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 हील की आवाज़ आई। मालिक फ़रीद ने तब तक गर्दन नहीं मोड़ी जब तक कि वो सामने आकर बैठ न गई। क्या हुआ पापा, आपने इतनी अजलत में बुलवाया? उसकी आवाज़ में फ़िक्रमंदी थी। मालिक फ़रीद ने गर्दन मोड़ी। चंद लम्हे वो उसको देखते रहे। ज़ारा की शक्ल उनकी माँ के जैसी थी, या शायद उनकी बीवी के जैसे, या शायद आजकल की बहुत सी लड़कियों के जैसी। उन्होंने उसे बहुत दफ़ा टोका था कि एक के बाद एक प्रोसीजर ना करवाए, लेकिन उसके हर नए प्रोसीजर के बाद उसकी दोस्तें उसको कहती कि वो पहले से ज़्यादा हसीन लग रही है, और वो चंद माह बाद फिर से सर्जन की छुरी तले लेट जाती। उन्होंने एक दफ़ा उससे बहस की थी कि क्या है जो वो इन सर्जरीज़ और प्रोसीजर्स में ढूंढती है, और उसने कहा था जैसे आप अपनी तवानाई और पैसा फ्रीद होल्डिंग में सर्व करते हैं क्योंकि आपको रियल स्टेट में कामयाबी हासिल करना पसंद है, वैसे ही मुझे वो खूबसूरत चेहरे और जिस्म पसंद है जो मैं मैगजीन्स में देखती आई हूँ। आप जायदादें खरीदते हैं और मैं जिस्म, लेकिन आज के उसके चेहरे को देखते हुए उन्हें अंदाज़ा हुआ कि शायद वो इस चेहरे को नहीं पहचानते थे, बस अपनी बीमार आंखों से उसकी आंखों को देखते रहे। उसके लंबे बलदार बाल कंधों पर बिखरे थे और वो हैरत से उन्हें देख रही थी, या शायद तशवीश से, लेकिन बावजूद कोशिश के वो अब्रू इकट्ठे नहीं कर सकती थी क्योंकि वो टिक्स की वजह से माथे और अब्रू के दरमियान लकीरें नहीं पड़ती थी। सो ये बताना मुश्किल था कि वो फ़िक्रमंद है या परेशान। क्या हुआ बाबा? इस मसले का नतीजा 2 सूरतों में निकलेगा। कौन सा मसला? मसला तुम जानती हो, सूरतें भी सुन लो। वो बोले तो उनकी आवाज़ में ठंडक थी और आंखों में ग्लेशियर्स। ज़ारा की रीढ़ की हड्डी में सनसनीखेज लहर दौड़ गई। पहली सूरत, ऐसे राज कभी नहीं छुपते, और चूँकि माला का बेटा उसके पास है और माहिर कभी ना कभी उसे ढूंढ लेगा, तो आज या कल वो जान ही लेगा कि तुम उस स्कैमर की क्लाइंट थी। बुटिक्स के बावजूद ज़रीना के चेहरे पे शौक ज़दा होने का तासुर इतना शदीद था कि चंद लम्हे वो पलक ना झपक सकी। अगर माहिर को ये बात शादी के बाद मालूम हुई तो वो एक सांस में तुम्हें तलाक दे डालेगा, और फिर वो सारी उम्र तुम्हारी शक्ल नहीं देखेगा। बैरबल भी वही करेगा जो वो कहेगा। तुम्हारी बहनें माहिर और बैरबल मेरे बाद तुम्हारी वाहिद फैमिली है। बहनें माफ़ कर देंगी, वो दोनों नहीं करेंगे, और तुम अपनी फैमिली से महरूम हो जाओगे। ज़रीना की आंखें गीली होने लगी, होंठ कँप-कँपाए। किसने कहा है आपको ये? मालिक फ़रीद ने हाथ उठा के उसे रोक दिया। वो आज भी उतने बारोब थे कि ज़ारा की ज़बान सर्द हो गई। दूसरी सूरत, तुम माहिर को ये अंगूठी वापस कर दो और अपने रास्ते अलग कर लो। कल को अगर उसे मालूम हो गया, और उसे मालूम हो जाएगा, तो वो तुम्हें माफ़ कर देगा और बतौर फैमिली हमेशा तुम्हारी सपोर्ट बना रहेगा। वो इसी मशीनी अंदाज में कह रहे थे। निगाह ज़ारा से एक लम्हे के लिए भी नहीं हट रही थी। पापा, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई, हाथ कांप रहे थे। ये ख्याल कि मेरे बाद तुम तलाक याफ्ता हो जाओ और सब तुम्हें छोड़ दें, ये मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। दूसरी सूरत ज़्यादा बेहतर है। इसमें तुम्हारा दिल टूटेगा लेकिन फैमिली नहीं छूटेगी। फैमिली इंसान का पर्दा रख लेती है। कल को तुम जहाँ भी शादी करोगी, तुम्हारी फैमिली तुम्हारी सपोर्ट बनेगी। इसलिए वो आई थी क्या? उसने कहा है ना ये सब। उन्होंने उंगली से उसकी अंगूठी की जानिब इशारा किया। मेरे लिए तुम्हारे दिल का टूट जाना इतना बड़ा सान्या नहीं होगा जितना तुम्हारा अकेला रह जाना। बाबा, वो एकदम घुटनों के बल उनके कदमों में गिर गई, उनके बूढ़े हाथ अपने हाथों में लिए। वो झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो भीगा चेहरा उठाए टूटे फूटे लफ्ज़ बोल पा रही थी। क्योंकि तुमने उस जादूगर को देने के लिए पैसे कंपनी से लिए हैं, इसलिए जल्द या बदीर इन पैसों का हिसाब माहिर तक पहुंच जाएगा। पैसों के मामले में वो किसी को नरमी नहीं दिखाता। तुम जितना छुपा लो ये बात खुल जाएगी ज़ारा, इसलिए कल तुम उसके पास जाओगी। बाबा नहीं, वो रोते हुए सर दाएं बाएं हिला रही थी। उनके हाथ उसी तरह पकड़ रखे थे। और तुम उसको अंगूठी वापस करोगी, और मैं ऐसा नहीं करूँगी। हमारी शादी होने वाली है। वो बच्चों की तरह बिलक रही थी। वो चल हमें के लिए खामोश हो गए। फिर मैं माहिर के पास जाऊंगा और उसको बता दूंगा कि तुम आलियान की क्लाइंट थी, और मैं तुम्हारी तरफ से उससे माफ़ी मांगूंगा, और मंगनी खुद तोड़ दूँ। वो मंगनी खुद तोड़ देगा, लेकिन वो मेरी वजह से तुम्हें माफ़ कर देगा, और ये वो सूरत है जो मुझे काबिल कबूल है। तुम्हारी फैमिली बची रहेगी। ज़ारा के हाथ नीचे गिर गए। बेयकीनी से उन्हें देखे गई। आप कैसे बाप हैं? आप मेरे साथ क्यों नहीं खड़े? क्या ज़िंदगी में एक दफ़ा आप मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते? मुझे इस वक्त तुमसे फादर ऑफ द ईयर का अवार्ड नहीं चाहिए ज़रीना फ़रीद। वो इतनी ज़ोर से खर्राए कि उसके आंसू थम गए। तुम कल उससे नहीं मिली तो मैं उसे खुद सब बता दूंगा। तुम मुझे जानती हो, मैं अपनी बात से नहीं फिरता। उनका चेहरा सपाट था।
सख्त बर्फ के जैसा। उस पर रहम की कोई लकीर ना थी। ज़ारा ने गीली सांस नाक से अंदर खींची, नफ़े में सर हिलाया। उसका नाक गुलाबी हो रहा था। फिर वो खड़ी हुई। मैं माहिर से दस्तबरदार नहीं होंगी। वो दरवाजे तक गई। जब मालिक फरीद की आवाज़ सुनाई दी, क्या मेरी बीमारी जादू का नतीजा है? सारा का हाथ हैंडल पर जम गया। सारा वजूद पत्थर हो गया। वो पलट सकी ना आगे बढ़ सकी। उसे जैसे किसी ने उल्टी छुरी से ज़िबा कर दिया। वो झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो बदिक्कत पलटी, टूटे फूटे अल्फाज से अपनी वजाहत देने की कोशिश की, लेकिन वो उसे नहीं देख रहे थे। वो खिड़की के बाहर देख रहे थे। उनका चेहरा वैसा सख्त ना था, बल्कि उनकी आंखों के किनारे भीगे हुए थे। उसने कभी मालिक फरीद की पलकों को भीगे हुए नहीं देखा था। दादी की मौत पे भी नहीं, माँ की मौत पे भी नहीं, अपनी बीमारी के दौरान भी नहीं। हर दफ़ा जब वो उनके सामने आकर माहिर के लिए रोई थी, तब भी नहीं। ज़ारा को मालूम था उसे क्या करना है। कैफ की छत पर बने कैफेटेरिया की लिफ्ट के सामने खड़ी कशमाला मुबीन बार बार खड़ी देख रही थी। कब से लिफ्ट का बटन दबाया था, वो ऊपर ही नहीं आ रही थी। लंच ब्रेक के दौरान वर्कर्स ऊपर नीचे आते रहते थे, जिसके बायस लिफ्ट मसरूफ़ हो जाती थी। माहिर को उस इमारत में एक दूसरी लिफ्ट भी लगवानी चाहिए, उसने करते हुए सोचा। फिर याद आया, ये तो किराए की इमारत थी। दरवाजे खुले तो देखा माहिर लिफ्ट में था। शायद साथ दो अफराद थे जिनसे बात करते हुए वो बाहर निकल रहा था। उसे देख के हल्का सा मुस्कुराया और बिना आवाज़ के होंठ हिलाए। 535 ले रहा। माला मुस्कुराहट दबाए लिफ्ट में चली गई। अच्छा मजाक था। उसकी मुस्कुराहट आर्जी थी, क्योंकि अपने मतलूबा फ्लोर पे उतरने से पहले ही मोबाइल बजने लगा था। स्क्रीन पे आता नंबर गैर शनासा था। उसने तेज़ी से फ़ोन कान से लगाया। वो उस नौजवान जादूगर की तबीयत दुरुस्त। कैसी हो कशमाला? ज़िया सुल्तान की आवाज़ ने उसे मुंजमद किया। लिफ्ट के धाती दरवाजे खुल चुके थे, लेकिन वो बाहर न निकल सकी। दरवाजे दोबारा बंद होने लगे तो उसने चौखट पे हाथ रखा। दरवाजे घबरा के रुक गए। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, बस बदर के बारे में पूछना था। कुछ मालूम हुआ? वो दरवाज़ों को रोके वहीं खड़ी रही। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मुश्किल पैदा करने नहीं आया। हम अपने बेटे को ढूंढ लेंगे। इसके बाद तुम कभी मेरी शक्ल नहीं देखोगी। मुझे अंदाज़ा है कि ये सब किसने किया, और मैं बहुत जल्द। क्या तुम मुझसे मिल सकते हो ज़ियाद? ज़िया सुल्तान को इस फिक्रे की तवक्को न थी। वो चंद लम्हे के लिए कुछ बोल न सका। तुम्हें ये पूछने की ज़रूरत नहीं है। उसकी आवाज़ में ज़ख्मीपन था। एक एड्रेस भेज रही हूँ, वहाँ आ जाओ 40 मिनट तक, कतियत से कह के उसने फ़ोन नीचे किया और फिर अपनी चीज़ें समेटने लगी। उसने नहीं देखा कि लिफ्ट दोबारा खुली है और माहिर फरीद बाहर निकला। उसके चेहरे पर संजीदगी थी और कदरे झुंझलाहट भी। वो कॉल पर ड्राइवर को कार तैयार करने का कहते हुए ऑफिस की तरफ जा रहा था। ये ज़ारा का पसंदीदा रेस्टोरेंट था। टेरेस में बिछे लंबे सोफे और रंग बिरंगे कुशन्स, रेलिंग से दूर तक फैला शहर, फॉस्फोरस का पानी और उड़ते हुए बगले दिखाई देते थे। ऐसे एक सोफे पे जारीना बैठी थी, बाजू सोफे के पुष्ट पे फैलाए। वो दूर दिखाई देते सुर्ख पुल को देख रही थी, जिसके नीचे से 3 कश्तियाँ एक साथ गुजर रही थी। इस शहर में ऐसे पुल एक से ज़्यादा थे, लेकिन सारे एक जैसे लगते थे। माहिर दूर से उसे देखकर टटका। बहुत अरसे बाद उसने ज़ारा को धुले धुलाए चेहरे के साथ देखा था। ढीला ढाला स्वेटर और टाइट्स पहने, वो बाल कैचर में बांधे पानी को देख रही थी। खतरे का सुर्ख अलार्म उसके जहन में जलने बुझने लगा। वो तशवीश से उसको देखता करीब आया। सब ठीक है ज़ारा? तुमने इतनी जल्दी में बुलाया? ज़ारा ने चेहरा उसकी तरफ मोड़ा। उसकी आंखें मुतनम थी और नाक सुर्ख, शायद वो रोती रही थी। माहिर का सांस रुक गया। मालिक ठीक है? उसका पहला ध्यान उसी तरफ गया। ज़ारा मुस्कुराई, आंखों में नमी थी। उन्हें कुछ नहीं हुआ। फिर खैरियत? वो कुर्सी खींच के सामने बैठा, गौर से उसका चेहरा देखा। मुझे कुछ बात करनी थी, दोपहर में, वो भी पब्लिक प्लेस पे। हम शाम को आराम से घर पे। ज़िंदगी में एक दफ़ा तुम अपना वर्क डे मेरे लिए कुर्बान कर सकते हो माहिर बे। वो भीगी आंखों से मुस्कुरा रही थी। माहिर ने दोनों हाथ उठा दिए। तमाम, तुम बोलो, मैं सुन रहा हूँ। टेक लगाई, टांग पे टांग जमा के बैठा और आंखें छोटी किए बगौर उसे देखने लगा। कुछ था उसके अंदाज में, कुछ अजीब सा। मैं चाहती हूँ कि आज तुम मेरी बात सुनो, दरमियान में मत बोलना, क्योंकि मैं एक फ़ैसला करके आई हूँ। माही ने होंठ खोले, फिर वापस बंद कर दिए। सर को खम दिया। वो सुन रहा था, लेकिन सुनने से ज़्यादा वो उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहा था। मेरी फ्रेंड्स कहती हैं कि माहिर फरीद तुम्हारे लिए एक रेड फ्लैग है। वो भीगी आंखों से हंसी। वो तकलीफ़ में लगती थी, मगर मैं मान ही नहीं सकती थी कि माहिर फरीद ऐसा हो सकता है। लेकिन वो ठीक थी। तुम शायद किसी और औरत के लिए ग्रीन फ्लैग होगे, लेकिन मेरे लिए तुम सुर्ख झंडों का एक कार्निवल हो। वेल, थैंक यू। माहिर के तासुरात नहीं बदले। हमारा 7 बरसों का है, हम कज़न्स भी हैं और दोस्त भी। लेकिन पता है, मेरी एक थेरापिस्ट कहती थी कि ये दोस्ती सिर्फ मेरे दिमाग में, वरना तुम हमेशा मेरे पास सिर्फ अपने काम के लिए आते थे। किसी को लोकेट करना है,
तो ज़ारा है ना, किसी से पब्लिक रिलेशन कायम करना है तो ज़ारा इसमें अच्छी है। ज़ारा मेरी कंपनी का फेस है। ज़ारा और ज़ारा का सोशल नेटवर्क। गर्दन अफसोस से दाएं बाएं हिलाई। मैं कि एकतरफा दोस्ती के अलुयन में इतने अरसे से ज़िंदगी गुजार रही थी क्योंकि मुझे लगता था तुम ऐसे ही हो, तुम इंसानी जज्बात के अहल ही नहीं हो। जैसे बैरबल कहता है, मशीन, रोबोट। वो फिर से हंसी। अब वो गर्दन मोड़ के पानी को देखने लगी थी। आंसू पलकों पे टिके थे लेकिन अभी गिरे नहीं थे। बाइबल कहता है कि जब भी तुम्हारे ऊपर क्राइसिस आता है मैं तुम्हें छोड़कर चली जाती हूँ। मैं क्राइसिस से डील नहीं कर सकती। वो भी दुरुस्त कहता है, जब तुम असाइलम में गए मैंने तुम्हें छोड़ दिया क्योंकि मैं, पता नहीं, शायद मैं यही करती हूँ। क्राइसिस में मैं हमेशा तुमसे स्पेस ले लेती हूँ और तुम अब भी यही करने जा रही हो। उसे मालूम था बात किस तरफ जा रही थी। ज़ारा ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। वो अपनी रोह में कहे जा रही थी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए आ भी जाती थी। अपना शहर छोड़ा, अपनी कंपनी छोड़ी, कैफ को ज्वाइन किया, मगर फिर तुम पाकिस्तान चले गए। जब तुम वापस आए तो तुम बदले हुए थे। मैं समझी ये सब कुछ हिलाल के लिए, और शायद ये तब हिलाल के लिए ही था, लेकिन फिर तुम उसके लिए जेल भी गए, उसके शौहर से भी मुकाबला किया। मैं तब भी समझी ये सब हिलाल के लिए। फिर तुम कनाडा गए और मैं समझी तुम पुलिस से भाग रहे हो, लेकिन तुम हमेशा उसके पीछे जाते थे। भाई ने सीने पे बाजू लपेट लिए। चेहरा बिल्कुल सपाट हो चुका था। मुझे लगा ये मेरा वहम है। तुम ऐसे इंसान हो ही नहीं जो किसी के लिए इमोशनली अवेलेबल हो सकता है। मेरी दोस्तें कहती रही कि तुम मेरे लिए दस्तयाब मर्द नहीं हो, लेकिन मैंने हमेशा कहा कि तुम मसरूफ़ हो। तुम ऐसे ही हो। तुम्हारे पास कैफ के सिवा किसी के लिए वक्त नहीं होता, और मुझे तुम ऐसे नहीं चाहिए थे। ऐसे भी कबूल थे। तुम मेरे पास आए, तुमने मुझे प्रपोज़ किया, मैंने प्रपोज़ल कबूल किया। मुझे लगा शादियाँ ऐसे ही होती हैं। उसने चेहरा मोड़कर माहिर को देखा। आंसू सुर्ख आंखों से टूट टूट के गिरने लगे थे। लेकिन फिर मैंने तुम्हें उसके साथ देखा। माहिर की गर्दन में गिल्टी सी उभर के डूब गई। जब वो कमरे में आती है तो तुम्हारी शख्सियत बदल जाती है, तुम्हारी आंखों में चमक आती है। तुम उसको देखते हो तो तुम्हें आसपास कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। वो जो कहती है तुम ध्यान से सुनते हो। उसके लिए तुम्हारे पास वक्त ही वक्त है। माला का इस समय मैं तुम्हें कंफर्ट नहीं कर रही, कोई इल्ज़ाम भी नहीं दे रही, कन्फ्रंट नहीं कर रही, कोई इल्ज़ाम भी नहीं लगा रही। मैं जानती हूँ तुम ऐसे आदमी नहीं हो जो किसी औरत के साथ चीट करे, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मर्दों के दिल बहुत बड़े होते हैं। उनमें एक साथ एक से ज़्यादा औरतें समा सकती हैं। लेकिन मैं अब थक गई हूँ माहिर। आंसू आंखों से बह रहे थे और गोद में रखे हाथ सख्ती से भींच गए थे। मैंने जब तुम्हें उसके साथ देखा तो मुझे मालूम हुआ कि तुम कोई मशीन नहीं हो। तुम एक औरत के लिए इस हद तक दस्तयाब हो सकते हो कि तुम मुझे डिनर पे छोड़ के उसकी एक आवाज़ पे चले जाओ। वो हमेशा तुम्हें बुलाएगी और तुम हमेशा उसके पास पीछे जाओगे। फिर उसने हथेलियों की पूंछ से आंखें रगड़ी। और अब तो मैं ये भी जान गई हूँ कि तुम मुझसे शादी से बाबा को खुश करने के लिए कर रहे थे। प्लीज़ इनकार मत करना, मैं 10 साल की बच्ची नहीं हूँ, मुझे सब दिखाई देता है। भाई ने थोड़ी खुजा दी। बेख्तियार दांतों से लब काटे। हम गलत वजह के लिए शादी कर रहे हैं। मैं कलुयन के पीछे भाग रही हूँ जो कभी पूरा नहीं होगा, और तुम मेरे बाबा को खुश करने के लिए खुद पे एक ऐसा बोझ डाल रहे हो जिसको तुम उठा नहीं सकते। हम दोनों नाखुश रहेंगे। चलो, मैं खामोशी से कट गया। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि, उसने थूक निकला। अगले अल्फाज हलक से बाहर आने को तैयार ही नहीं थे, लेकिन आज अगर उसे उंगली हलक में डाल के भी उनको बाहर खींच के निकालना पड़ता तो वो उसके लिए तैयार थी। कि ज़ारा ने बाएं हाथ की तीसरी उंगली से अंगूठी उतारी और मेज़ पे रखी। हीरे की लकड़ी से टकराने की आवाज़ पे वो चौंका, चेहरा उठाया। अंगूठी को देख के चेहरे पे जख्मीपन उभरा। ज़ारा, मैं ऐसे नहीं चल सकती, मैं ऐसे नहीं चल सकती। वो नफ़ी में सर हिला रही थी। आंसू बराबर गिरते हुए गर्दन पे लड़क रहे थे। मैंने ये रिश्ता पूरी ईमानदारी से किया था ज़ारा, लेकिन तुम ठीक कह रही हो, मैं तुम्हें तकलीफ़ दे रहा था। हम गलत वजह के लिए शादी कर रहे थे। फिर वो रुका, जैसे जहन ने कुछ सोचा। इस सब की वजह सिर्फ यही है, मेरा रवैया। आंखों की पुतलियाँ सुकेड़ के उसका चेहरा देखा। ज़ारा के चेहरे पे साया सा लहराया। क्या ये वजह कम है? न चाहते हुए भी उसकी आवाज़ बुलंद हुई। यानी कुछ और तो नहीं है जो तुम। मैं ये फ़ैसला अपने लिए ले रही हूँ माहिर। मुझे अपने बाबा के साथ उनकी ज़िंदगी के आखिरी चंद महीने गुजारने हैं। मैं इस वक्त ना तो शादी कर सकती हूँ ना कुछ और। तुमने ही कहा था ये। वो सोचती नज़रों से उसे देख रहा था। क्या तुम्हारी मेल ईगो को ठेस पहुंची है कि तुमने नहीं, एक लड़की ने तुमसे रिश्ता तोड़ा है? माहिर ने नफ़ी में सर हिलाया। ऐसी बात नहीं है, मैं बस तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता। ज़ारा ने सर झटका और मेज़ पर रखे टिश्यू बॉक्स से चंद टिश्यू निकाले, जो कि चेहरे पर कुछ लगा नहीं था, इसीलिए बेदर्दी से आंखें रगड़ती गई। और मालिक, ज़ारा ने जवाब देने के बजाय बैग उठाया और उठ खड़ी हुई। कुछ देर बैठो ज़ारा, इस बात को मुझे जाना है। तुम्हारे वर्क डे से बहुत सा वक्त ले लिया मैंने। उसने सनग्लासेस आंखों पे लगा लिए और मेज़ के पीछे से निकल के आगे बढ़ गई।
अगर वो कुछ देर और बैठी रहती तो शायद वो उसके अंदर तक झांक लेता। कार में बैठने से पहले ज़ारा ने स्याह शीशों के पार दिखाई देते रेस्टोरेंट को देखा। अगर बाबा समझते थे कि वो माहिर से इतनी आसानी से दस्तबरदार हो जाएगी तो वो भूल गए थे कि वो सिर्फ ज़ारा नहीं थी, वो अब्दुल मालिक फ़रीद की बेटी थी और उसकी ज़िद उन्हीं के जैसी थी। ये था इसका छठा पार्ट। ओ गॉड, कितना लंबा हो गया ये नावल। मिलते हैं इसके 7वें पार्ट में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।